उनके शक्तिशाली स्वभाव ने लोगों को प्रेरित किया है और राजनीतिक मंच पर नई दिशा सेट की है। आइए मिलते हैं भाजपा के फायर ब्रांड और कद्दावर नेता संगीत सिंह सोम जी से। सर, आपका एक बयान जो कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आपका एक स्टैंड जो कि आपने अपनी ही पार्टी के एक नेता संजीव बालियान के अगेंस्ट ले लिया है, वो आजकल काफी चर्चा में है। हर न्यूज चैनल पे आप ही छाए हुए हैं, लगातार सिर्फ आप ही की न्यूज, आप ही की वो क्लिप, आप ही की वो बाइट चल रही है। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं बनने देना चाहते पश्चिमी उत्तर प्रदेश? आपका भी तो फायदा होगा इसमें। देखिए, हम लोग अगर पॉलिटिक्स में आए हैं और हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो फायदे नुकसान के लिए नहीं, हम अपने फायदे नुकसान के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं। हमें जनता का भला कैसे हो वो सोचना है। हम जनता की बेहतरी के लिए हमेशा सोचते हैं। और ये कोई, मैंने संजीव बालियान के खिलाफ नहीं, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये मेरा आज का इशू नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है। आप देखिए, अगर पश्चिम के किसी भी जिले में चले जाएंगे, मोस्टली कस्बों में चले जाएंगे, एक वर्ग विशेष की आबादी 50 से लेकर 90% तक है। 50 तो बहुत कम है, मेरे ख्याल से कोई कस्बा ऐसा नहीं होगा जिसमें 50% है। 60, 70, 80, 90 और 95 तक भी है। तो मेरा मानना है कि आपने देखा होगा, जब एक वर्ग, मैं सीधा आपको बता रहा हूं, जब उस वर्ग की कहीं भी आबादी अगर 30% भी होती है तो क्या होता है आपने देखा है। किसी भी देश का इतिहास उठा लीजिए, क्या होता है वो आपने देखा है। और इस स्थिति में जब देश पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही हो, पूरी दुनिया को लग रहा हो कि भारत एक ऐसा देश है पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, उस समय पे इस तरीके की बात उठाना मुझे नहीं लगता ठीक है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब है मिनी पाकिस्तान। मैं जब कहता हूं किसी बात को तो मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं, कभी वैसे नहीं कहता, हवा में नहीं कहता, मैं तथ्यों के आधार पर कहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब है मिनी पाकिस्तान। हम क्यों ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं? जैसा अभी हमने कहा, हम अपने फायदे के लिए नहीं, हम लोगों के फायदे के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए राजनीति में आए हैं। इसलिए मैंने समाधान भी दिया है, साथ में मैंने समाधान दिया है कि एनसीआर का एरिया, जो एनसीआर का एरिया है उसे दिल्ली से जोड़ दिया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की 40 साल से मांग है कि हमें हाईकोर्ट मिलना चाहिए। उन्हें हाईकोर्ट दिल्ली में बना बनाया मिलेगा, नजदीक मिलेगा। अभी 700 किलोमीटर जाना पड़ता है, फिर 50, 60, 70 किलोमीटर के एरिया में जाना पड़ेगा। विधानसभा बनी हुई है, कुछ नया हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सरकार को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। और नया प्रदेश भी होगा, दिल्ली व्रज प्रदेश के नाम से जब बनेगा तो नया प्रदेश होगा, ऐसा प्रदेश होगा कि जो दुनिया के कई कंट्रियों से बहुत अच्छा देश होगा, प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए, इस बयान को हम अब नहीं और खींचेंगे, इसको काफी मुझे लगता भी नहीं है, इतना आप लोगों ने खींच लिया है, पूरे देश की मीडिया ने इतना खींच लिया है, ये इस तरीके से की खिंचाई की है। ये लोगों की बेहतरी का मामला अब बहुत ठीक है, हो गया है। अब इसे आप बहुत नहीं पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, इस बयान को मैं और आगे नहीं करता, इसको काफी, आपने सही बोला, इसको काफी न्यूज चैनलों ने काफी ज्यादा खींच लिया है। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि संसद में एक महिला आरक्षण, एक बिल अभी आने वाला है। एक नया बिल सरकार लाने वाली है जिसमें महिलाओं को संसद में 33% के आसपास आरक्षण मिलने वाला है। क्या आपको लगता है कि ये क्या है, ये 2024 की तैयारी है या फिर ये कुछ और है जो पर्दे के पीछे चल रहा है, लेकिन हम आम जनता और बाकी लोगों को नहीं दिख रहा? देखिए, ये बिल तो अब से 30 साल पहले आ जाना चाहिए था। ये तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की हमेशा ये इच्छा रही है कि महिलाओं को कभी भी मजबूत नहीं होने देना है। महिला सशक्तिकरण पे कभी ध्यान नहीं दिया। हिंदुस्तान में महिलाओं के लिए आरक्षण अब दिया जाए, ये दुर्भाग्य की बात है। ये तो बहुत पहले होना चाहिए। ये तो जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हुए हैं, उन्होंने शुरू से, फर्स्ट डे से, जिस दिन से आए हैं, उन्होंने महिलाओं को हमारे यहाँ देवी का दर्जा दिया है। पुरुषों के साथ नहीं, पुरुषों से ऊपर देवी का दर्जा दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने बनते ही, आप देखिए, हम तो गांव देहात के रहने वाले लोग हैं ना, हमेशा देखते थे। हमने कभी नहीं देखा कि माताएं बहनें कितने ही अच्छे घर की हो, शौच के लिए कहाँ जा रही है? जंगल में जा रही है। कहाँ जा रही है? कूड़ी होती है, गांव में कूड़ी बोलते हैं, गंदगी के ढेर पे जा रही है, उससे बीमारियां होती थी। और हम महिला सशक्तिकरण की बात करें और हमारी बहन बेटी खुले में जाकर शौच करे, ये कभी कांग्रेस ने इस पर ध्यान दिया? कभी किसी पार्टी ने ध्यान दिया?
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया और आते ही पूरे देश के हर घर में शौचालय बनवाने का काम किया। गांव देहात में आप जाएंगे, अधिकतर महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थी, धुएं में खराब हो जाती थी, उपले पे और लकड़ी पे जब वो खाना बनाती थी, रोटी बनाती थी। हमने देखा है, हमने देखा है, हमारी माँ, हमारी दादी फूंकती रहती थी, वो फूंकनी से हवा फूंकती रहती थी और उनकी आंखों से पानी चलता रहता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर घर को फ्री गैस कनेक्शन, सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया। आप इसे दूसरे तरीके से देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। कभी कभी सोचा आपने, अब हमारे स्वतंत्रता दिवस पे या हमारे गणतंत्र दिवस पे परेड निकलते हैं, आपने देखा कि पिछली साल तीनों परेड का जो नेतृत्व किया वो हमारी महिला शक्ति ने किया, तीनों का। ये देश में पहली बार हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन का कोई मतलब ये नहीं है कि अब मजबूत करना चाहती है, अब देना चाहती है। ये तो 30 साल पहले आना चाहिए था। अब इतना मजबूती के साथ ये बिल आया है कि बिल पास हुआ है, दोनों सदनों में पास हुआ है। महिलाओं के लिए इससे ज्यादा मुझे लगता है मजबूती से कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि संसद में जब महिलाएं बैठेंगी तो महिलाओं के लिए क्वेश्चन उठाएंगे, महिलाओं की बराबरी के लिए क्वेश्चन उठाएंगी। और महिला बराबर नहीं, महिला तो हमेशा ऊपर होती है और ऊपर ही होनी चाहिए। तो आपको ये भी लगता है कि इससे महिलाओं को बेसिकली अपॉर्चुनिटीज, अवसर ज्यादा अच्छे मिलेंगे यहाँ पे, मतलब मार्केट में जॉब्स के लिए, या फिर और भी हम जो महिलाओं जो समस्याएं फेस करती रही हैं इस देश में, क्या आपको लगता है कि इससे हम मतलब बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे? या फिर अगर महिलाएं मतलब मैं बस पार्लियामेंट में अगर आ रही है तो उसका क्या मतलब है, वो कैसे मदद कर सकते हैं? सिर्फ पार्लियामेंट के बिल से क्या होगा यहाँ पे? देखिए केवल पार्लियामेंट नहीं, पूरे देश में नौकरी से लेके आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, उसमें महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है, हर जगह महिला होंगी। और पार्लियामेंट में जब महिलाएं बैठेंगी तो मजबूती से वो आवाज उठाएंगी, महिलाओं के लिए मजबूती से आवाज उठाएंगी। और उसमें महिला, गांव देहात की महिला वहां आएगी और वो संसद में बैठेगी तो महिलाओं के लिए काम करेगी। ये बहुत छोटा बिल नहीं है, देश का बहुत बड़ा बिल है। अभी हाल ही में ये G20 खत्म हुए हैं, तो इस पे वैसे तो अब थोड़ा वक्त हो चुका है उसको, बट हम चाहते थे अब आपके साथ बैठने का मौका मिला है, तो कुछ आपकी तरफ से संगीत सोम सिग्नेचर स्टाइल में आपका कुछ इसमें कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं आप? देखिए, अब तक जब भारत के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते थे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जो अमेरिका, कनाडा ये देश होते थे बहुत इंटरटेन करते थे। आज उन देश का राष्ट्रपति भारत में आना चाहता है। G20 के ने ये दिखा दिया है कि भारत अकेला ऐसा देश है जो दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ये दिखाया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। और आप देखिए, सनातनी लोग दूसरे देशों में आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो यहां आ रहे हैं तो सनातन परंपरा को बढ़ाते हुए, सनातन परंपरा के चलते हुए मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि हम पूज्य महात्मा गांधी जी के लिए समाधि पे जाके पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष जाके वहां फूल चढ़ाने का काम कर रहे हैं, माल्यार्पण करने का काम कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि इस G20 से कहां दुनिया में हमारा मैसेज गया है। हमने G20 की अध्यक्षता ही नहीं की, हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि हम वो ताकत है कि जो हम पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत सही चीज़ बोली। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि हमने बेसिकली अपनी ताकत को बहुत अच्छे से दिखाया है। बट जब मैं यहाँ के लिए निकल भी रहा था तो मेरे जो साथ में काम करते हैं वो लोग, जो उसमें से कई लोग जो आपके काफ़ी बड़े फ़ैन भी हैं, उनका एक सवाल था, जो वो चाहते थे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप हमेशा सिर्फ आप हिंदुज़म और आप सिर्फ एक एक जिसको कहेंगे, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक कट्टरवादी सोच, आप हमेशा उसको क्यों सपोर्ट करते हैं? आप आपके बेसिकली आपके राजनीतिक करियर में विकास का या फिर टेक्नोलॉजी का, इन सब का आपका बेसिकली आप कैसे इन चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे आप इनको देखते हैं, ये शायद हमारी जनता भी जानना चाहेगी। देखिए, मैं 2 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा में इतना काम हुआ होगा। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरे ही क्षेत्र में बन रही है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी सड़कें मेरे ही क्षेत्र में है। विकास की अगर बात करेंगे तो मैंने 3,000 करोड़ का काम सरधना विधानसभा में कराया है। और अभी जैसा आपने कहा कि मैं हिंदुत्व की या कट्टरपंथी की बात करता हूं, मैं सनातनी हूं और सनातन धर्म की परंपरा का निर्वहन करना मेरा काम है। और अगर सनातन पे कोई भी उंगली उठाएगा
या गलत बात करेगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सनातनी को वो बर्दाश्त करनी चाहिए। आज देश में एक केवल वर्ग विशेष की वोट लेने के लिए लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मैं उस तुष्टीकरण की राजनीति के हमेशा खिलाफ था, खिलाफ हूं और खिलाफ रहूंगा। सनातनियों के लिए जिंदगी भर जब तक जिंदा हूं काम करूंगा और इसी तरीके से करता रहूंगा। पर इससे ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन वो आपको, आप अगर आप नेता हैं, आप राजनेता हैं, तो आपका एक, आपको नहीं लगता आपका एक दायित्व है पूरी जनता के लिए, तो क्या अल्पसंख्यक लोगों को डर नहीं लगेगा आपको अप्रोच करने में? क्या वो करते हैं आपको अप्रोच अपनी समस्याओं के लिए, जहाँ जो आपका क्षेत्रीय आवास है वहाँ पे? क्योंकि मैंने फोटोज में देखा है कि आप लगातार जनता के साथ दरबार लगाते हैं, एक पूरा कार्यक्रम करते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं, तो उसमें क्या अल्पसंख्यक भी आते हैं? देखिए, जब मैं काम करने के लिए बैठता हूँ, मैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं देखता। मैं सबका काम करता हूँ। जो देश का बाशिंदा है, जो देश का नागरिक है और जो देशभक्त है, उसका काम करना मेरा फर्ज बनता है। लेकिन जो देशभक्ति के साथ नहीं होगा, उसका काम तो क्या, मैं वही करूंगा जो करता आया हूं और जो कर रहा हूं। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं, और वैसे भी देखिए, ये आपको विवादित लगेगा, वैसे भी हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू ही है। हिंदू ही है प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, कन्वर्जन हुआ है, किसी वजह से कन्वर्जन हुआ है, किन दबाव में कन्वर्जन हुआ है, वो आप भी जानते हैं, और धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं, वापसी होगी भी, आप ध्यान रखना। चलिए, आप राजनीति तो करते ही हैं, बहुत अच्छी करते हैं, हम सब देख रहे हैं, काफ़ी वक़्त से देख रहे हैं। पर राजनीति के अलावा आपके आपके निजी जीवन में और क्या चीज़ें हैं जो प्राथमिकता पाती हैं? अगर मैं सिर्फ़ राजनीति और जन सेवा को हटा दूँ, तो और क्या चीज़ें हैं जिन पे आप ध्यान देते हैं? देखिए, मैं अपने व्यापार पे भी ध्यान देता हूँ, अपनी खेती पे ध्यान देता हूँ, अपने परिवार पे ध्यान देता हूँ, अपने बाकी जितने भी, मैं 2 बच्चों का पिता भी हूँ। मैं सौभाग्य से मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनकी भी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ। वो सब जो एक आम सामान्य परिवार के लोग करते हैं, वही मैं भी करता हूँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सबने देखा कैसे संगीत सॉन्ग हमारे बीच आए और हमारे साथ इतने खुल के इन्होंने बात करी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।